नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ हैं वैलोक जी। वैलोक सर, स्वागत। नमस्कार। जय सिया राम। वैलोक जी, अक्सर जो है पूछा जाता है आपसे और आप बताते हैं कि आप बिहार में कहीं हैं। कहाँ एग्जैक्टली नहीं बताएंगे, उसकी अपनी वैलिड वजहें हैं। और कल कुछ वैसा ही सुनने को मिला फ्रॉम द माउथ ऑफ तेजस्वी यादव। वो पीएम तक को धमकी दे रहे हैं कि कोई हमको हाथ लगाया तो देख लेना, सब कुछ इस टाइप से। वो आप बेहतर बताएंगे कि क्या है। और मैं कल ललन टॉप पे नेता नगरी सुन रहा था। वहां पर जो एक सी वोटर के देशमुख साहब हैं, वो बहुत प्रभावित हैं तेजस्वी यादव, मतलब यंग जनरेशन में के नेताओं से। वो बहुत ज्यादा, उनमें तेजस्वी यादव में एक बढ़िया भविष्य दिखता है। तेजस्वी यादव वो जो डिप्टी सीएम बने 2015 में, तो जंगल राज वापस आ गया बिहार में। तो वेलोक जी, जरा सा कल जो मोदी जी और तेजस्वी के बीच में जो वार्तालाप तो नहीं, आपस में जो चुनावी जुगलबंदी हो रही है, एक इसके बारे में बताएं। और ऐसे लोगों को नेता क्यों बना रही है बिहार की जनता, जरा इसके बारे में खुलासा करें। क्या चक्कर क्या है कि तेजस्वी यादव जैसे लोगों में भविष्य दिखता है? मोदी जीवा जो भी हैं, उनका स्तर अभी ऐसा नहीं गिरा है कि वो तेजस्वी के साथ जुगलबंदी करें या तेजस्वी की बातों का जवाब। दुर्भाग्य है इस देश का कि मोदी के सामने जो बौने खड़े किए जा रहे हैं, उसमें विषधर राहुल है, उत्तर प्रदेश का टोटी चोर है, दक्षिण का नाबदानी कीड़ा है, और मेरे यहाँ का फेलस्वी है। सजा याफ्ता अपराधी घोषित हो चुका है जिसका बाप, जो सजा याफ्ता है, जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, उस चारा चोर का बेटा है यह 9वीं फेल। इसलिए यह तेजस्वी नहीं है, यह फेलस्वी है। और सचमुच इस देश का दुर्भाग्य है कि आप अगर चुनाव मैदान में अगर अब मोदी निकले और वह जनता के पास जा रहे हैं, तो उन्हें जैसे भी हो, क्योंकि प्रजातंत्र का जो मॉडल हमने चुना है उसमें तो उनको इन्हीं लोगों से टकराना ही पड़ेगा, और यही लोग उनके सामने हैं। अगर इनके बाप लोग खड़े होते तो वो कौन होते? एक चारा चोर है, एक राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाला था जो अब शहीद हो चुका है। शहीद मैं जानबूझकर कह रहा हूं क्योंकि शहादत का अर्थ क्या होता है वो गूगल करना। तो मुलायम सिंह यादव शहीद ही हुए हों। बहरहाल, सबसे पहले कुछ ठोस तथ्य जनता के सामने रख दे रहा हूं कि मोदी जी जब कल आए और वह बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को मोदी एक और गारंटी दे रहा है कि जिन लोगों ने गरीबों का धन लूटा है, यहां से ध्यान दीजिएगा, मैं कोट अनकोट बोल रहा हूं, कोट, बिहार की जनता को मोदी की ये एक और गारंटी है कि जिन लोगों ने जनता का धन लूटा है, जिन लोगों ने नौकरियों के बदले जमीनें लिखवाई हैं, उनके भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अनकोट। यहां तक की बात कह के उसके बाद उन्होंने और सारी बातें कही, बिहार को लेकर उनका जो विजन है वगैरह वगैरह। अब आइए आप इस चारा चोर के बेटे पर। इसके पास 8-10 माइक वाले पहुंचे और पूछा कि भाई मोदी जी ऐसे कह रहे हैं, और इसने कहा कि ये दिल्ली कोर्ट, ये दिल्ली और झारखंड नहीं है, बिहार है, और बिहारी किसी से डरता नहीं। और एक बार हाथ लगाकर दिखा, बिहार दिखा देगा। अनकोट। पहली, अब इसमें 3 बातें निकलती हैं। पहली बात, मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया। कहा गरीबों का जो धन लूटता है और नौकरी के बदले जमीनें जिसने लिखवाई, तो इसके बाप ने लिखवाई, इसकी महतारी ने लिखवाई। जब इसका बाप देश का रेल मंत्री था, एक और दुर्भाग्य, तब उसने जो घोटाले किए उसकी जो जांच चल रही है, उसमें है कि नौकरी के बदले उसने जमीनें लिखवाई। बिहार की एक मंत्री हैं, उनका नाम लेना न लेना कोई मतलब नहीं है, मंत्री थी। उन आरोप है कि 2 मंजिला मकान उन्होंने तेजस्वी के नाम लिखा। याद रखें कि ये वही तेजस्वी है जो जब 2 वर्ष का था तो ये करोड़पति बन चुका था अपने माँ बाप की मेहरबानी से।
2 वर्ष में कौन सा बच्चा इतनी मेहनत करके, और क्या, क्योंकि इसके नाम पर इतनी संपत्तियां थी 2 वर्ष में। इसको भी कहीं से आप ढूंढ लीजिए, कहीं से खोज लीजिए, तब ये आज ये 34 साल का खुद को बताता है। हालांकि इन लोगों ने तो जन्म में इतने घोटाले किए हैं कि इसका बड़ा भाई इससे छोटा हो गया था। सांसद बनने, विधायक बनने की इतनी जल्दी है इन लोगों को, और पूरा परिवार, पूरा खानदान ऐसे घोटालेबाजों का है कि इसका बड़ा भाई जो है तेज प्रताप, वो एफिडेविट के मुताबिक इससे छोटा हो गया, क्योंकि 25 साल इसको पूरा करना था। खैर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस देश में दिक्कत यह है कि दंड नहीं मिलता है, और जब दंड देने की प्रक्रिया शुरू हुई है तो अब ये लोग बिलबिला रहे हैं, जो अब बड़े लोग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री वगैरह जा रहे हैं। अस्तु, पहली बात ये निकली, भाई तुमको किसने कहा कि तुम्हारा नाम लेके कह रहे हैं। दूसरी बात कि इसका एरोगेंस देखिए, इसका अहंकार देखिए, और इसमें ये पूरे स्टेट की जनता को कैसे बदनाम कर रहा है। एक बार इसके बाप ने बिहार को ऐसा बदनुमा दाग दिया, ऐसी भद्दी गाली बनाया कि हम लोग आज तक उस दाग से जूझ रहे हैं। जब मैं दिल्ली गया था पहली बार 97 में, तो बसों में, नुक्कड़ों पर, चौराहों पर सीधी सी बात थी, कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत काम करे तो उसको अय बिहारी इस तरह करके पुकारा जाता था। हमारे माथे पर गोद दिया गया था कि हम अपराधी हैं, हम घटिया लोग हैं, हम वाहियात लोग हैं। और ये सब किसने किया? ये इसके बाप चारा चोर ने किया, जो खुद तो एसी में रहता है, बंगलों में रहता है, विमानों से चलता था, लेकिन उसने बिहार के मजदूरों की, प्रवासियों की दुर्दशा करवा दी। अब इसका बेटा बोल रहा है। तीसरी बात, इसने कहा कि बिहारी गुजरात से नहीं डरता है। ठीक है भाई, मेरी नानी कहती थी कि निर्लज्जा के फलनवा जगह गाछ जन्म ले तो कल की छाए भे। यानी किसी निर्लज्ज के पिछवाड़े में अगर कोई पेड़ उग जाए तो वो कहता है कि बहुत बढ़िया हुआ, छां तो रहेगी। तो वही बात है, बिहारी क्यों डरेगा? 50 लाख बिहारी गुजरात में इतना गुजर बसर कर रहे हैं, और इसके एक बयान से गुजरात और बिहार पर क्या असर पड़ेगा? 4 करोड़ बिहारी बाहर रह रहे हैं, बिहारी क्यों डरेगा भाई? 4 करोड़ बिहारी पूरे देश में, विदेश में लात जूता खा के अपने घर पर नहीं जा पा रहे हैं, और वो दूसरी जगहों पर जाकर नौकरी कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। क्यों डरेगा बिहारी? क्योंकि उसके पास फिलॉसफी है, क्योंकि उसके पास चारा चोर लालू प्रसाद यादव है। तो क्यों डरेगा बिहारी? इन लोगों ने एक जातीय जनगणना करवाई, उसमें शगुफा दिया कि 35 लाख बिहारी बाहर रहते हैं। गलत है भाई। दिल्ली में बिहारियों ने सरकार बदल दी, और 10 साल से एक ऐसे कुल कलंक वो वहां बिठाए हुए हैं। ये किसका किया हुआ है? केवल और केवल बिहारियों का। बिहार को तो बर्बाद किया है, अब जाके दिल्ली की भी ऐसी तैसी कर दी, दिल्ली को मटिया मेट कर दिया। अगर दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है, 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख होगी, 2.5 करोड़ मान लीजिए, तो आधी जनसंख्या तो बिहार तक है। और ध्यान रहे कि मैं बिहार जब भी बोलता हूं तो मेरा बिहार लखनऊ तक होता है। वो मेंटेलिटी है। बिहार एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, एक परिधि नहीं है। आप पूरा पूर्वांचल उठा लीजिए, बलिया, मऊ, बक्सर तो खैर भौगोलिक बिहार में ही है, लेकिन आप बलिया देख लीजिए, आप गोरखपुर देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, वो पूरी की पूरी मेंटेलिटी वही है जी। अभी 5 साल 6 साल से वहां कुछ सुधार हुए हैं, तो अब ठीक है, योगी जी वहां आए हैं। और ये इसीलिए 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जितना बदला है, बिहार मर रहा है, बिहार कराह रहा है। क्यों? क्योंकि यही फिलॉसफी इनको चाहिए। अब उसमें अंतिम बात जो फिलहाल के लिए कि हम नहीं डरते हैं, इसने बिहारियों को और गुजरातियों को आमने सामने कर दिया। इसके पहले जिग्नेश मेवानी ने किया था, और बिहारी वहां दम भर कूटे गए थे। आपको याद होगा, ये करीब 5-6 साल 7 साल पुरानी बात है। और बिहारी कहां नहीं कूटे जा रहे हैं साहब। दिल्ली में मान लीजिए 50% अगर बिहारी हैं, तो 1 करोड़ बिहारी तो वहीं हो गए। मुंबई आप देख लीजिए, 2.5 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, वहां कितने परसेंट बिहारी हैं? 30 से 40% बिहारी होंगे। तो 2 करोड़ के लगभग तो भाई
इन 2 शहरों में है। फिर बेंगलोर चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, आप कश्मीर चले जाइए साहब, वहां भी मजदूर बीआरओ को की जितनी सड़कें बन रही हैं, जिन मजदूरों की हत्या ये कश्मीरी आतंकवादी करते हैं, जिहादी करते हैं, वो सब के सब कौन होते हैं? कोई बक्सर का होता है, कोई बलिया का होता है, कोई आरा का होता है, कोई दरभंगा का होता है, कोई सीतामढ़ी का होता है। अभी आप देख लीजिए जितने भी आईटीबीपी वगैरह में जितने भी लोग होंगे, आप 4 के सिर पर हाथ रखिए, हर एक तीसरा व्यक्ति उसमें बिहार का होगा या होगी। इतने बड़े स्तर पर पलायन हुआ है, और ये क्यों हुआ जी। है? इसी तेजस्वी के पाप की वजह से, जिसने बिहार को गाली बनाई, और आज इसकी इतनी हिमाकत है कि ये इस तरह की बातें करता है। सर, बिहार से गंगा जी बहती हैं, उत्तर प्रदेश से भी बहती हैं, और गंगा जी में एक डॉल्फिन प्रजाति जो है रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। अपने आप में एक अद्भुत, और ये कहा जाता है कि जिस नदी में, वाटर बॉडी में जितना बड़ा जलचर है, उस पूरी नदी के इकोसिस्टम उतना अच्छा है, उसका अपना पूरा इकोसिस्टम नेचर बहुत अच्छा है। गंगा जी में बहुत सारा सीवेज, कानपुर से बहुत सारा टैनरीज का गंदगी, पॉइजन सब पड़ा, डॉल्फिन गायब हो गई। अब वापस से जब एसटीपी वगैरह लगा के चालू किया गया है, आपको लग रहा होगा कि मैं विषय से भटक रहा हूं, नहीं। जिस जल का जो जल पॉल्यूटेड है, वहां एक एक इकोसिस्टम जो है नेचर के लिए, जनता के लिए, आदमी के लिए पनप ही नहीं सकता। ये बिहार की फिल करंट स्थिति है कि सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूटेड हो गया है पूरा एनवायरनमेंट, जिससे जो कायदे के लोग हैं, कर्म करने वाले, मेहनत करने वाले, सब छोड़ के भग गए। कहीं जाके मेहनत करें, जो आप बता रहे हैं कि दिल्ली में संगम विहार इलाका है, वहां आप चले जाइए, वहां सिर्फ बिहार के लोग बसते हैं। क्या इलाका है और क्या होता है, कैसे रहते हैं लोग? मजबूर हैं अपने घर का, खेत खलिहान, घर, बकायदा मकान छोड़कर दिल्ली में उन विषम परिस्थितियों में रहने के लिए, और अपने मतलब सिर्फ इसलिए कि हमारा जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए। मुझे याद है बचपन में हमारे हॉस्टल में कुछ बच्चे पढ़ते थे जो कि 3 साल 4 साल की उम्र से वो बाहर थे, वो हॉस्टल्स में पढ़ते थे, 3 साल 4 साल की उम्र, नर्सरी क्लास में। माँ बाप इतने मजबूर थे, और ये इनके पिताजी की ही देन है, तेजस्वी के, लालू। और वो जो आप कह रहे हैं, एक शब्द आपने यूज किया, बिहार कराह रहा है, लोग घर नहीं जा पा रहे हैं। मेरे जितने दोस्त आ रहे हैं बिहार के, वो सब अपना बाहर बस रहे हैं, बाहर बसने का ही प्रयास कर रहे हैं, और अपनी जमीन से टूट कर, अपने माता पिता को घर पे छोड़कर, बीमार माता पिता को छोड़कर कहीं और बसने का प्रयास करना ही अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है लाइफ में। उसका एकमात्र कारण ये, और अच्छा, नई पीढ़ी जो तेजस्वी की है, अब मैं आपसे बस एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, यह तेजस्वी को उसके माता पिता ने, जैसे आपने उसकी बात की, दूसरे वाला जो है तेज प्रताप, उसके तो खुलेआम वीडियो चलता है कि वो लाठी लेके दौड़ा रहा है, डंडा लेके दौड़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है। अभी रोहिणी आचार्य उतर के आई और मतलब चुनाव लड़ने के लिए, एक दो आदमी मर गया। बाकी शादी की कहानियां तो बहुत चर्चित हैं कि शादी में तो पता नहीं क्या पूरा पटना लूट लिया गया था। तो आदमी खुद तो निकृष्ट था ही, अपने बच्चों को और ज्यादा निकृष्ट बना दिया, उनको और ज्यादा पुश कर दिया। तो ये लोग अगर एक्चुअल सत्ता में आ गए, तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि वो मेजोरिटी से बस कुछ ही सीट पीछे था, और लोग कहते हैं बड़ी गलती होगी, कांग्रेस को ज्यादा सीट दे दिया, वरना मेजोरिटी पा जाता। ये कौन सा एनिग्मा है सर, जो समझ में नहीं आ रहा है बिहार की जनता को, कि अराजकता, और उत्तर प्रदेश जो आपने पिछले 7 साल का उदाहरण देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा बिहार का सर, अगर तेजस्वी जैसे लोगों में, मीडिया के चर्चित लोगों को, सबको राजनेता का भविष्य दिखता है, मोदी से लड़ने वाला एक दो नेता तीन दिखता है। दो दो तीन मिथक हैं जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है, और जो मैं बिल्कुल, लगातार अपनी मैं सवाल छोटी इसीलिए पूछा सर। हैसियत में जी। मैं अपनी छोटी हैसियत में लगातार हर एक मंच पर इसको उठाता हूँ, बोलता हूँ। हम्म। पहला हम्म। मिथक ये है कि तेजस्वी बिहार में बहुत पॉपुलर है, या तेजस्वी हम्म। बिहार की नई उम्मीद है या नेता है। ऐसा नहीं है कि वह जस्ट बहुमत से पीछे रह गया था। और देखिए, बिहार में, पूरे देश में जातिवाद है, बिहार का जातिवाद अलग है। हम्म। बिहार का जातिवाद ये अलग है कि बिहार में जाति से ऊपर न तो धर्म है, न क्षेत्र है। इसको एक छोटे उदाहरण से समझिए। जेएनयू में हम लोग पढ़ते थे,
तो वहां जब बिहारियों के साथ झगड़ा होता था, और मैं बार बार जो कहता हूँ लखनऊ तक, इससे मेरे कई दोस्त बहुत नाराज होते हैं, खास तौर से प्रयागराज वाले, खास तौर से गोरखपुर वाले, खास तौर से लखनऊ वाले कहते हैं कि हमें इसमें मत शामिल। लेकिन जब वहां पर जाट वर्सेस बिहारी होता था, तो उसमें उन बेचारों की भी कुटाई हो जाती थी। अगर कुटने वाले दल में बिहारी होते थे या कूटने वाले दल में होते थे, तो भी वो रहते थे। वहां पर दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता था। जैसे भीम मीम आप लाख लाख चिल्ला लीजिए, लेकिन मीम जब आपकी कुटाई करता है तो वो केवल हिंदू समझकर करता है। आशा है इतने से बात समझ में आई। तो उस समय लालू का जमाना था, और उस समय के जो तथाकथित बुद्धिजीवी थे, एक बुद्धिजीवी उर्मिलेश यादव है, उनके बयान कभी निकालिएगा, या उनके समकालीनों के। दिल्ली में बैठ के इन लोगों को लगता था कि लालू कभी गन्ना चूस रहा है, कभी भैंस के पास चला जा रहा है, तो इन लोगों के लिए वो हास्य का विषय होता था। बीबीसी के बड़े बड़े एडिटर, अंग्रेजी ना लोग कहते थे कि ये भदेश है, ये जड़ों से जुड़ा हुआ है। जबकि लालू की ऐसी कोई फितरत नहीं थी। पहली बार भी जब लालू की सरकार बनी थी, तो वह अल्पमत की सरकार थी, और दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के 39 विधायकों का समर्थन मिलकर उसकी सरकार चली थी। उसके बाद समर्थन वापस लिया था भाजपा ने। उसके बाद से हर एक चुनाव में जिन्न निकला। जिन्न क्यों निकला? इसलिए निकला क्योंकि जिस लिए ये लोग बैलेट बॉक्स की डिमांड करते हैं, खुलेआम गुंडागर्दी होती थी। जितने भी उस वक्त के पोलिंग ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, अब जहां भी हैं आप उनको खोज लीजिए, जो मजिस्ट्रेट थे, जो एसपी थे, डीएसपी थे, साहब 6 बजे वोटिंग शुरू होती थी, 8 बजे वोटिंग खत्म हो जाती थी। जो बड़े बड़े अफसर थे, सेंट्रल फोर्सेज अपनी बैरक्स में रहती थी, उनको बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था, और यहाँ पूरा काम होता था। और तब वो जिन्न निकलता था। ऐसा नहीं था कि लालू बहुत लोकप्रिय था। वही बात तेजस्वी के साथ भी है कि वो लोकप्रिय वगैरह नहीं है। और 4 जून को आप देख लीजिएगा, 4 जून के बाद ये हुसैन करेंगे कि यह चुनाव विधानसभा का नहीं था या लोकसभा का था, इसलिए तेजस्वी के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। इनके पास देखिए थेथरों का कोई इलाज नहीं होता है। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि थोड़े से चूक गया था, नहीं, ऐसा नहीं था। थोड़े से नहीं चुका था, ये सबसे बड़ी पार्टी बन चुका था। उसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का भी बहुत बड़ा योगदान था। 2015 वाले में भाई साहब जाके अचानक से आरक्षण की समीक्षा का भूत उनको चढ़ गया था, और उसके बाद लालू ने हर एक जगह इसको बोलना शुरू किया। उस समय सोशल मीडिया इतना ताकतवर था नहीं। 2015 में अगर देखें तो इस तरह का नहीं था कि अब तो विद इन सेकेंड्स उसको रिफ्यूट भी कर दिया जाता है, उस पर बहस भी हो जाती है, और उसका नतीजा 1 घंटे में आ जाता है। उस समय तक इतना नहीं था, और इसलिए उस वक्त लालू भी मैदान में था, पूरी तरह से स्वस्थ होकर। और भाजपा और नीतीश अलग अलग लड़े। ये सारी चीजें थी, सारे फैक्टर। और देखिए जाति का फैक्टर ऐसा है कि अगर आप आरक्षण की बात कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, आप देखिए प्रधानमंत्री तक को बोलना पड़ता है कि आरक्षण कभी नहीं खत्म होगा। 3 बार वो दे चुके हैं बयान कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, कोई माई का लाल नहीं है, स्वयं अम्बेडकर भी चाहेंगे तो आरक्षण नहीं। जबकि आप अगर ये फैक्ट बोलना चाहें कि भाई आरक्षण 10 वर्षों तक के लिए था, इसको रिव्यू करना चाहिए, ये फैक्ट है। लेकिन आप इसको बोल सकते हैं क्या? मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मेरा कुछ भी स्टेक पर नहीं। लेकिन कोई नेता बोलेगा क्या? नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसका बहुत कुछ स्टेक पर है। तो ये 3 चीजें थी जो तेजस्वी कहीं से भी कुछ नहीं है। लेकिन अब हमारे समय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि विषधर राहुल जननायक कौन था आपको पता है? जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, वही जो बीमार थे, और जो जिसका चेला ये लालू खुद को कहता है। और जब वो बीमार थे और उनके सिपह सालार ने कहा कि गाड़ी दे दीजिए, तो लालू का लिखा हुआ वो पत्र अभी भी है, रिकॉर्डेड है ये, कि इसी लालू ने कहा था कि कह दीजिए कि जीप में तेल नहीं है।
और इसने अपने खानदान के लिए क्या क्या किया, वो कर्पूरी ठाकुर जननायक थे, जिसको इस सरकार ने भारत रत्न दिया है। आज भी जाइएगा तो कर्पूरी ठाकुर के यहाँ वो छपरे वाला मकान ही है, वो भी अब ढह डूब गया होगा। वो जननायक थे, लेकिन अब कौन जननायक है? अब तो खैर विषधर राहुल जननायक है। नेताजी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और अभी नेताजी कौन है? राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाला है, अरबों खरबों के घोटाले में आरोपित मुलायम था नेताजी। उसका बेटा टोटी चोर हमेशा उसको नेताजी नेताजी ही कहता है, कई लोग भी कहते हैं। तो ये जो पूरी इकोसिस्टम है, बार बार जो मैं इकोसिस्टम की बात करता हूँ, उसमें यही लोग हैं, ये सब 4-5 नाम, उन्हीं को फेलस्वी में भविष्य दिखाई देता है। भाई हमारे जैसे लोगों से पूछिए साहब, 3 दशक बीत गए अपने घर से दूर रहते, कोशिशें की, और नीतीश का जो पहला टर्म था उसमें लगा भी था, उसमें उम्मीदें भी जगी थी। नीतीश को हमारे जैसे लोग, हमारी पीढ़ी के लोग ज्यादा बड़ा अपराधी इसलिए मानते हैं कि उस टर्म में अगर वह संजीवनी नहीं देते तो लालू और उसका कुनबा खत्म हो चुका था। तेजस्वी कहीं अपना घोटालों के पैसे से कोई होटल चलाता, कुछ करता, लेकिन कम से कम बिहार की छाती पर मूंग करने नहीं। ये पूरा कुकर्म पाप कर्म नीतीश का किया हुआ है। आपका माइक म्यूट है। मैं कह रहा हूँ इसी बिहार की जनता ने ही वो राजद को खत्म किया, उसका क्षरण कर दिया और था। वो 2015 तक गायब था लालू सीन से। और वो अगली बार पूरी तरह खत्म हो जाता, लेकिन नीतीश ने किया। उसके बाद जनता ने, उसके बाद भी आप देखिए विधानसभा में जो भी किया हो, लेकिन लोकसभा में लगातार 40 में 39, 38, 40, 39, 38 दे के मोदी को हमेशा मजबूत किया है। इसलिए, और वैसे भी किसी भी प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र के जिस फॉर्मूले में हम लोग हैं, उसमें आप जनता को गाली नहीं दे सकते। लेकिन ये जो मिथक है ना कि फेलस्वी रथ रोक लेगा, जैसे इसके बाप ने आडवाणी जी को, भैया ये देखो ऐसा है कि एक तो अटल आडवाणी जी जैसे राजनीति के सीधे साधे लोगों से तुम्हारा पाला नहीं, ये मोदी और शाह की जोड़ी है, जिसको ये पता है कि जहर को जहर से ही उतारा जाएगा। जहर का इलाज कविता नहीं होता है, संसद में कविता पढ़ने से जहर नहीं उतरता है। अटल जी पूरी सरकार जयललिता और ममता के बीच ही झूलते रहे और मनाते बिगड़ते रहे। हाँ, बहुत सारे काम किए उन्होंने पहला ये किया, और खैर अटल जी तो श्रद्धेय हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन उनको भी इन लोगों ने कैसे फंसाया हुआ है। और इसीलिए आज अगर कोई मुझे सुचिता, या कल मुझे किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा यार बताओ, मुजरा, और कहते हैं गुलामी। मैंने कहा कि अगर आप कीचड़ साफ करने उतरेंगे तो आप ऊपर से हाथ ऐसे ऐसे करके, आपके पास ये शक्ति नहीं है ना, साफ करना है तो उसमें उतरेंगे। वही भाषा ये लोग समझते हैं, और मुजरा करने जाते हैं तो प्रधानमंत्री ने कह दिया मुजरा करने, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात कह दी। अंततः मैं इस पूरी बातचीत का निचोड़ 2-3 पॉइंट्स में रखना चाह रहा हूं आपके और दर्शकों के सामने। पहली बात, बिहार में ये बहुत बड़ा मुगालता है कि फेलस्वी नया लीडर है। ये फिर से वही बात हो रही है जो लालू को युग निर्माता और तारणहार बना रहा था। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम वही है, खान मार्केट गए। दूसरी बात, फेलस्वी कितना भी जोर लगा ले, वो टूटी कमर का दिखावा कर ले और व्हील चेयर पर बैठ के चल ले, ये सब ममता बानो का हम सबने देख लिया है। और बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है भाई साहब। आप सड़कों पर जाइए, आप टीवी चैनल्स को छोड़ दीजिए, आप कुछ यूट्यूबर्स जो इनके पेरोल पर हैं उनको छोड़ दीजिए, आप गांव के घरों में जाइए, आप जहां वोटिंग हो रही है उन गांव के बूथों पर जाइए और वहां देखिए कि क्या हाल। एक जो अलग फॉर्म तैयार की है ना मिस्टर मोदी ने, जिसका नाम है लाभार्थी, वो फॉर्म इन्हीं लोगों को दौड़ाएगी। और 4 जून के बाद ईश्वर
करे कि हम लोगों की तमन्नाएं पूरी हों, और आप देखेंगे। और अंतिम मुगालता ये कि ये जो 20-25 चोर डकैत मिल के बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं तेजस्वी बिहार और गुजरात के नाम पर अपनी रोटी काटना चाह रहा है या बाकी जो कुछ भी कर रहा है, इन लोगों को पता नहीं है कि बहुत गहरी मार जाती है। भैया, हेमंत सोरेन ने नहीं सोचा होगा कि वो जेल भी जा सकता है। कंजर ने कब सोचा होगा? इतना लीचड़, इतना धूर्त, इतना बेशर्म, इतना बेहया आदमी जो अपने बाप का हाथ पकड़ के धूप में ले जा रहा है, उसने कब सोचा होगा? लेकिन उसका डर देखिए, लगातार बोल रहा है कि 2 जून को, 2 जून को। हालांकि ये तो मिलॉर्ड्स को देखना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन मिलॉर्ड्स अभी छुट्टी पर है, तो जब लौटेंगे उनकी अंतरात्मा जागेगी या कोई याकूब वगैरह होगा, तीसरा शीतलवाड़ होगी, क्योंकि मिलॉर्ड्स वैसे तो सुनते नहीं है, जज वैसे बहरे होते हैं, तो तब देखेंगे। लेकिन ये तीसरा मिथ जो है कि तेजस्वी बिहार से निकलेंगे, यूपी से टोटी चोर निकलेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर विषधर राहुल निकलेंगे और ये तीनों चारों मिलके और बहुत कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। और 4 जून का इंतजार कीजिए, जनता परिपक्व है, वो अपना फैसला सुनाएगी। हाँ, हमारे जैसे जितने बिहारी हैं जो भुक्तभोगी हैं, उनको जरूर हर एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये बात बतानी चाहिए। और अब तो केवल एक चरण का मतदान बचा है, अपना वोट जरूर डालना चाहिए, ताकि इन बाप बेटों ने जो नर्क मचा रखा है, जिस तरह एक भले पूरे राज्य को, जहां प्रतिभा है, जहां प्राकृतिक सुषमा है, जहां प्राकृतिक संसाधन है, उसको जिस तरह इन्होंने तबाह बर्बाद किया है, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए जरूर। नहीं, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल तय रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने अपने जीवन में ही, लालू और फैमिली ने राइज देखा तो डाउनफॉल भी देखा। लालू जेल में ही मरेंगे, यह भी एक ऑलमोस्ट, क्योंकि भाई जेल में ही जाना है उनको, इतनी लंबी चौड़ी सजाएं मिल रखी हैं, पता नहीं किस आधार पे। कौन सा स्वास्थ्य भाई, दुनिया के पूरे बिहार का स्वास्थ्य खराब करने वाले का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए वो जो है बाहर मस्त मिलॉर्ड किडनी विडनी मिलॉर्ड सब ट्रांसफर हो जा रहा है, मिलॉर्ड मतलब। मिलॉर्ड 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 मिलॉर्ड, हाँ, तो खैर मिलॉर्ड्स मिलॉर्ड है लोग ना जो है वो। आप बता रहे जैसा छुट्टी पर हैं, तो वो लोग सिब्बल और सिंघवी की जोड़ी जब हॉटलाइन पे लेती है तभी वो पदार्पण हाँ, करते हैं, अदरवाइज बाकी तो चीजें एज यूजुअल नॉर्मली चलती रहती हैं। तो व्यालोक भाई, बिहार के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच सो दैट कि बिहार में भी 7 चरण में चुनाव हो रहे बिल्कुल हर एक चरण में चुनाव हुआ है और हैं। हर एक चरण में जनता 1 इंच और खिसका रही है मोदी को 400 के पास। बिहार में कहीं से ये मुगालता कोई न पाल ले कि कोई भी परिवर्तन होने जा रहा है। इस चुनाव में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं चुनावी अटकलबाजी और भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन जो मुझे दिख रहा है, सामने जो दिख रहा है कि जनता इंच दर इंच मोदी को वापस खिसका रही है कि भैया अभी तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी रहो। जी, बिल्कुल। बिहार की जनता लोकसभा में मोदी जी को लगातार जिताती रही है, और यह उसकी समझ और जीवन के प्रति जो उसकी जिजीविषा है, उसको भी दिखाता है कि उसको भी पता है सही कहाँ से होगा, कैसे होगा। दूसरा, जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश तक है बिहार, पूरा लखनऊ तक है, बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड से गंगा जी बह रही हैं। उत्तर प्रदेश में अब थोड़ी सफाई हुई है उनमें। भगवान करे बिहार और बंगाल में भी हो जाए, तो अपने उद्गम से लेकर अंत तक गंगा जी जहाँ गंगा सागर में मिलती हैं, वहां तक पूरी क्लीन हो जाए, पूरा प्रदेश, सारे प्रदेश। और पानी, मैं गंगा जी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो पूरे प्रदेश की स्थिति को बताता है, जो जो हाल में गंगा जी वहां पर है। तो बिहार का भी क्लीन अप हो, और गुंडे माफिया जो भी जैसे थोड़े बहुत भी बचे हैं, यह भी उसी गति को प्राप्त हो जैसा यूपी में प्राप्त हुए हैं। और पूरी उम्मीद कि लोग अपने घर वापस लौटें, अगले 5-10 साल में ऐसा माहौल बने, प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, हर चीज से संपन्न है बिहार। आर्थिक रूप से भी अब सशक्त होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यालोक जी, आपने बिहार के बारे में वहां रहकर हमें क्लियरली बताया। कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जनता से जय श्री राम। रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक प्रदेश के बारे में बात करना जरूरी है। बात करते करते शायद कुछ और लोगों तक ये जानकारी जाती है और सबको विश्वास होता है कि हाँ, अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत उम्मीद है।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।